हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हो बढ़िया ही होंगे। आज मैं अपना लाइफ का दूसरा पॉडकास्ट लेके आया हूँ। बट जो पर्सन मेरे सामने बैठे हैं वो हैं मेरी लाइफ के फर्स्ट पर्सन, दैट मीन मेरी मॉम। और उनको मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने मम्मी को कहा कि आप आओ, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मुझे कोई नहीं लगता है मेरी लाइफ में आसपास। तो मम्मी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। तो बताइए मॉम, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है आप सब बच्चों से मिलके। बस इतना ही। चलो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ। हमने कोई अभी इतनी खास प्रैक्टिस तो नहीं की है। करी है क्या मम्मी? नहीं नहीं करी है। तो मम्मी की लाइफ और मेरी लाइफ तो ऑब्वियस जुड़ी हुई है, सब बच्चे जानते ही हैं। तो क्या है इनकी लाइफ में खास बात, तो स्टार्ट करते हैं। मम्मी, आपका स्टार्टिंग जर्नी, आपकी तो जैसे हम जो बच्चे हैं, आप जब बच्चे थे तब आपकी लाइफ में क्या खास बात हो रही थी, वो बताइए। मेरे सपने ना उड़ान भर रहे थे। जब हम लोग स्कूल में थे तो मैं बहुत उड़ना चाह रही थी। हमारे स्कूल के अंदर एनसीसी गाइडिंग सब होती थी, तो मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी। ऐसा लगता था मैं सब जगह उड़ूं, सब जगह, मतलब मैं सब जगह छाई रहती थी। और वैसे भी हमारी जो मैडम थी स्कूल की, उन लोगों ने बोला था ये तो ऑल राउंडर है, सब जगह कहाँ भी मिलेगी वहाँ हल्दिया मिलेगी। तो मेरे जो मतलब आप पहले हल्दिया थे? मतलब हाँ, मुझे तो मालूम है बच्चों के लिए। हाँ, पहला मेरा सरनेम हल्दिया था। ओके, तो उसके बाद जो लाइफ स्टार्ट होती है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आप स्कूल के अंदर कैंप और गेम्स में काफी एक्टिव थे। बहुत मतलब मैं को बता रही हूँ ना, मेरे को बहुत एनर्जी थी। बस मेरे को यूँ लगता था मैं कुछ कर जाऊं, कुछ करूं देश के लिए। तो इसलिए मेरे को बस यूँ लगता था हर जगह एनसीसी में मेरे को जाना है, तो स्काउटिंग में भी मुझे जाना है, तो गेम्स में भी मुझे जाना है, तो डांस में भी मुझे जाना है, तो 26 जनवरी 15 अगस्त पे भी मुझे जाना है, और पढ़ाई में भी अव्वल रहना है। सब जगह मतलब मेरे को छाना था, तो इसलिए मैं सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। इसलिए मैंने बैकग्राउंड के अंदर गैलेक्सी का व्यू लगाया है, ताकि भाई मेरे लिए तो यही पूरी गैलेक्सी है, पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स यही है। दैट्स वाई। चलो अब बात करते हैं। ऑब्वियस बच्चे जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, उनको मालूम होगा कि सर में एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी रहती है। तो ऑब्वियस एनर्जी का सोर्स ये रहा। पीछे बैकग्राउंड में सन भी आ चुका है, हमारी यूनिवर्स का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स। चलिए, अच्छा, उसके बाद जब शादी हुई तो जैसा आपने बताया है 17 की एज में शादी हो गई थी शायद। 18 में। फिर उसके बाद लाइफ में क्या क्या चेंज आए, ड्रामेस्टिक चेंज जो आए, वो बताइए। मैं तो एकदम शहर की थी, जयपुर शहर की, और एकदम गंगापुर सिटी में आना तो बहुत मतलब ये लगा था कहाँ शहर से एकदम गांव में आना, बिल्कुल मतलब मेरी लाइफ को क्या हो गया, एकदम मतलब बिल्कुल स्तंभ थी मैं। सब कुछ मतलब वो चूल्हे पे रोटी बनाना, गाय गोबर और ये सब मैंने सिटी के अंदर देखा ही नहीं था, ये सब चीज़ें। फिर उसको मैंने कहा अब ये लाइफ का अपने संग अब ये तो चलेगा ही, तो मैंने उसको एक हंसते हुए उसको लाइफ को एंजॉय किया। और मैंने मतलब सब काम करती थी मैं, गाय का गोबर मैंने पूछ के सीख के सब कुछ कर लिया, चूल्हा जलान। मतलब मैं तो चलो ठीक है, मैंने शायद मुझे याद है कि आपने गाय का गोबर ऐसा कुछ काम, मतलब हाँ हमारे घर में गाय थी, वो मुझे मालूम है, इतना मुझे याद है। गंगा और जमुना, राइट, 2 गाय थी। हाँ, सीता पारो भी थी। वो बाद में आई है, मुझे पारो याद है, बस पारो वो लास्ट थी, लास्ट गाय थी वो लास्ट गाय थी। ओके, तो बच्चों कई बार मैं गर्ल्स को काफी बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नहीं लाइफ तो यहीं एंड हो गई। तो अब ये देख लो, अभी तो आपने स्टार्ट किया है। मम्मी की लाइफ में जो अभी चेंजेस हुए हैं वो तो अभी आपने सुने नहीं, जो सुनोगे ना आप, ये बातें आप पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा, ये तो हो गया गाय का गोबर और चूल्हे की रोटियां। चलो, आप इतना नीचे आ सकते थे, जयपुर की लड़की आ गई गंगापुर के अंदर, और गंगापुर के अंदर आकर और ये काम भी करने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद बच्चे मैं पहला हुआ।
उसके बाद ये अरुण हुआ, फिर उसके बाद अक्षय हुआ। फिर मैं अपनी लाइफ में मैं अपने आप को इन्वॉल्व करने लगी। फिर मैं कहा यार कुछ करना है अपन को, कुछ समाज के लिए कुछ करना है। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर खंडेलवाल समाज, वैश्य समाज से जुड़ी। फिर उसमें वहां पर कोई वैश्य समाज नहीं था, खंडेलवाल समाज ही था। ये बात गंगापुर सिटी की है। हाँ ओके, तो गंगापुर सिटी के अंदर बच्चे हो गए, उसके बाद फिर आप सोशल नेटवर्किंग में आई, उस पर आएंगे अभी। उससे पहले मैं एक सीरीज वाइज चलते हैं, कैसे कैसे अपन आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ मैंने पॉइंट बनाए। हॉबी क्लासेस में कुछ इंटरेस्ट था आपका? जब बच्चे स्कूल चल जाते थे, 6-7 में थे बच्चे तो स्कूल चल जाते थे, तो वो समय था इनका 6 से 2 बजे तक का। तो मेरा काम तो 10 बजे तक सब काम से फ्री हो जाती थी। तो मैंने कहा इस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए, तो मैंने ना हॉबी क्लासेस चालू कर दी, जिससे कि क्या थोड़ा इनकम का सोर्स भी जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना भी हाथ खुला हो जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। उसमें क्या होता है कि गर्ल्स आती हैं, मुझे गर्ल्स से अटैचमेंट था, उनको कुछ सिखाना था, मुझे मतलब ना अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो उस चक्कर में मैंने अपनी मतलब जो मुझे आता था सब कुछ वो मैंने जैसे बताओ बच्चों को क्या क्या आता था आपको? जैसे मुझे डांसिंग आती थी, हॉबी क्लास मेहंदी आती थी, एम्ब्रॉयडरी आती थी, और पार्टी मेकअप, हैंडीक्राफ्ट, ये सब मैंने वहाँ पर जो नहीं था वो चालू सबसे पहले गंगापुर सिटी में मैंने किया। तो गाँव में आपने ये 6 चीजें नहीं करी, मेहंदी हो गई, कढ़ाई हो गई, डांसिंग हो गई, एक शायद और क्या हो गया? हैंडीक्राफ्ट, कुकिंग हो गया, 5 और एक और बोला था अभी आपने। चलो जो भी बोला था वो बच्चे रिकॉर्ड वापस प्ले कर लेना, बट मैं उसमें कुकिंग रह गया था। तो कुकिंग नंबर 7 हो गई। 7 कैरेक्टर्स हैं मम्मी के, 7 पहलू हैं। हॉबी क्लासेस के नाम पर स्टार्ट किया था, मुझे याद है। हम तो स्कूल चले जाते थे और वहां से आना, बड़ी बड़ी लड़कियां आना और घरों के अंदर वो सारे काम। शायद कुकिंग भी तो बहुत ज्यादा सिखाई थी, कुकिंग और मेहंदी बहुत, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा ये चीज था। आजकल तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती है, उस टाइम है ना लड़कियों में ये चीज थी कि हमें सब गुण आने चाहिए। तो उस चक्कर में मेरे पास लेट 90s की बात है, 2000 और लेट 90s, मैं 7th 8th में 6 हाँ 95 टू 2000 के बीच में, जब एक छोटे से गांव में कुछ नहीं होता था, तो एक लेडी जो एक बड़े शहर से आई हुई है, उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, मुझे में कुछ है तो मैं प्रोवाइड करूं, समय का यूटिलाइज करूं। हाँ, समय का यूटिलाइज करूं। तो मेरे में वही जीन आए हैं, तो मुझे भी लगा जो मैंने इतनी पढ़ाई करी है उसका क्या मैं बेनिफिट निकाल सकता हूँ। तो वो भी मैंने भी इसलिए अपनी नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अगला पॉइंट है, यस, ये है आपका बेस्ट कैरेक्टर, सोशल वर्क। इसमें आप आए कैसे, ये बताओ। जब बच्चे मेरे 11th 12th पूरे हो गए, इंजीनियरिंग में मेरा बड़ा बेटा चले गया, उसके बाद मैंने सोचा मेरे को तो बिल्कुल खाली हो गई, मैं बिल्कुल कुछ काम नहीं था। हॉबी क्लासेस बंद कर दी थी मैंने, क्योंकि मैंने इतना सिखाया ना, तो जगह जगह सब लोगों ने खोल लिया। फिर मैंने कहा नहीं, अब ये मुझे ये नहीं करना, अब औरों को करने दो, मैं कुछ और नया करती हूँ। तो फिर मैंने समाज में सोशल लाइफ चालू कर दी, बीजेपी में और वैश्य समाज में सब जगह जाना आना चालू कर दिया। वैश्य समाज और ये बीजेपी में गई, तब मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ मैं बच्चों को बताऊंगा, बेटा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का है, इसको आजकल हम चिल्ड्रंस कोर्ट बोलते हैं। चिल्ड्रंस कोर्ट मतलब आपके जो अंडर 18 बच्चे जो क्राइम में आ जाते हैं, बड़े लोगों का जो क्राइम होता है उसमें यदि अंडर 18 बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनको उसी कोर्ट में रखा जाता है। अलग से जो अपने मेन जो कोर्ट्स होते हैं बड़े लोगों के लिए, उसमें नहीं रखा जाता है। उनके लिए अलग से जज, अलग से अदालतें, और उसको अदालत भी नहीं बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोलते हैं। उसमें एक जज होता है और हर जिले के 2 मेंबर्स होते हैं, हर जिले से 2 मेंबर होते हैं, उनमें से एक मम्मी भी थी। तो ये बात है शायद 2006 की। तो 5-6 अब हॉबी क्लासेस, मुझे अभी तक याद है हॉबी क्लासेस का, तो जैसे आपने बोला हैंडीक्राफ्ट का, मैं सोचता था हैंडीक्राफ्ट में वो जो आपने हमारे लिए 2 टॉयज बनाए थे, टेडी बियर्स, मेरा शायद बंदर था, हाँ, और अक्षय का खरगोश टाइप कुछ था, वो अभी तक याद है मुझे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होने के बाद फिर मम्मी चली गई, शिफ्ट हो गई सोशल नेटवर्किंग में। बीजेपी में बीजेपी में क्या थे आप, मतलब मैं नगर अध्यक्ष थी, मैंने बहुत काम किया, प्रचार प्रसार किया बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो एक मतलब सोशल, मतलब उससे घरों में जुड़ती थी। अब वो चीज कम है, परंतु पहले एक था कि कोई भी नेता एक आवाज लगाते थे, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते थे।
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और सब मतलब उसमें थे। अब वो राजनीतिक में ज्यादा मतलब तो वो आ गया है। अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी तो आरएसएस का ही तो है। हाँ, आरएसएस का। आरएसएस का है तो मतलब दादाजी भी उसमें ही थे और उसमें भी थे, तो ना उसमें भी थे। चलो, तो ये तो हमारा सोशल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से मम्मी बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिर वो मम्मी को एक और अपॉर्चुनिटी मिली जो थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का एक मेंबर बनना। और शायद आप माधोपुर जाया करती थी। हाँ, माधोपुर में ही होता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था। डिस्ट्रिक्ट में ही एक होता था कोर्ट और उसमें वीकली कोर्ट लगता था। उसमें Right. बच्चों को आप सजेशन करें, उनको उस अपराध से दूर करने के लिए उनको हम बातचीत करते थे, उनका जजमेंट सुनते थे कि भाई गलत तो नहीं कर रहे, कहीं जज ऐसा हो कि पैसे लेके और उनके साथ गलत मतलब निर्णय ले ले, तो हम लोग उसका सुनते थे आज पूरी की लैंग्वेज जजमेंट। में उसको बोलते हैं काउंसलिंग। बच्चों की एक तरह से काउंसलिंग करना और एक इंटरमीडिएट मीडियम बनना जज और अप्लाइंट, जो क्रिमिनल तो नहीं बोल सकते, तो छोटे छोटे बच्चे क्राइम में फंस जाते हैं, उनके बीच में एक इंटरमीडिएट माध्यम बनना गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। तो ये तो बात हुई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर की। और मम्मी आप उसमें शायद 3 साल रही थी। हाँ, 3 साल का 3 साल इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर बनकर एक और समाज सेवा करी। फिर उसके बाद आपने कहीं बीच में ज्वेलरी वाला भी कुछ काम किया? हाँ, वो तो टाइम पास के लिए, जैसे इसमें तो वीकली जाना होता था। समाज सेवा भी मतलब मंथ में 2-3 बार ही मीटिंग में जाना और कुछ करना। तो फिर मैंने कहा बच्चों चले गए तो अपने पास इनकम का सोर्स समझिए, क्योंकि अपनी जो इच्छाएं होती हैं, जो उड़ाने होती है, वो हस्बैंड से आप कब तक लेके पूरी करोगे। तो मैंने अपने कुछ टाइम बच रहा है इसको यूटिलाइज करने के लिए ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत उस टाइम बहुत मतलब क्रेज था, तो मैंने वो ज्वेलरी का काम चालू किया लेडीजों का। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और मैं अपने घर को डेकोरेशन करने का, इनका बहुत शौक था, तो मैं उन पैसों से अपना वो कर लेती थी। तो मेरे हस्बैंड भी उसमें सपोर्ट करते थे, वो बोलते चलो तुम्हारी इच्छा है तुम करो। तो मेरे को हर चीज में मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो मैं आगे बढ़ पाई। तो ज्वेलरी में फिर ज्वेलरी का काम भी मम्मी ने किया। तो आप, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि लाइफ में, मम्मी आपकी एज तो बताओ बच्चों को। मेरी एज इस टाइम की हाँ, 54। 54 की एज है और 54 की एज में कितने सारे पहलू आए हैं वो आप देखिए। आप सराउंडिंग्स को मत देखिए। आप एक सराउंडिंग है कि हम जयपुर में रह रहे हैं, बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं, और आप छोटे से गांव में आकर आप कितना अपने आप को एनलार्ज कर सकते हैं कि आप एक जिले का जज के बगल में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, और उसके बाद आते हैं एक और ड्रामेटिक पॉइंट हुआ आपकी लाइफ में। ये जिम कहाँ से आया ये बताओ बच्चों को। जिम मेरे क्या अपने आप को फिट रखना चाहती थी। उस टाइम योगा में तो थी मैं, परंतु मेरे को क्या है कि उस टाइम ना हमारे वहाँ जिम खुला था, तो वहाँ लेडीजों का भी था, तो मुझे तो हर चीज नई करने का शौक था ना कि नया करना है कुछ। तो मैंने फिर 1 साल का ट्रेनिंग जिम में ली पूरी, कि जिम में क्या होता है। योगा में तो मेरे को आता था, परंतु मैंने कहा जिम में भी जाके देखते हैं किस तरह की मशीनें होती हैं, किस तरह का है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए मैं वहाँ जिम में गई और अपने आप को फिट भी किया। परंतु मेरे को जिम में यूँ लगा जब तक वो मशीनें अपन करते रहते हैं, पैसा खर्च करें, मैं कहा ऐसा काम करें ना जो फ्री में हो। तो मैंने वो फ्री वाला काम किया, योगा। फिर मैं योगा में चली गई। 1 साल तक पहले मैंने जिम सीखा, जिम किया, फिर उसके मैं योगा में चली गई। ठीक है, आप योगा तो आ गए, उस योगा पर भी आएंगे। योगा तो अभी आपका करंटली चल ही रहा है। अच्छा, बीच में जिम के बाद फिर डांस वो तो मतलब समाज में डांडिया वगैरह होता था, कल्चर होते थे, हॉबी कल्चर्स वगैरह। तो वहाँ गंगापुर में डांडिया वगैरह ये कुछ नहीं चलता था। तो हम लोग जयपुर के थे, तो हम लोगों को आता था। तो हमने कहा चलो ये डांडिया करवाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं लेडीज को आगे लाने के लिए। उससे एक नई एनर्जी आती है लेडीज में, लड़कियों में। वो देखती जब यार मम्मियाँ इतना अच्छा कर सकती हैं तो हम भी क्यों ना करें। फिर मैंने अपने समाज में, वेस्ट समाज में, गंगापुर सिटी में पूरा मतलब वो ऑर्गेनाइज किया डांडिया ग्रुप। फिर डांडिया करना चालू किया समाज में। और भी कई कार्यक्रम होते हैं, दीपावली मिलन समारोह है, तीज मिलन है, होली मिलन है, इन सब का हमने कार्यक्रम चालू किया। उससे क्या हुआ ना, मतलब औरतों में लगा, लेडीजों में, कि हाँ यार कि अब तो कुछ अपने समाज में कुछ हो रहा है, अपन कुछ कर सकते हैं। और उनमें इतनी एनर्जी आ जाती थी कि वो लोग बोलते हैं हाँ यार यहाँ बड़ी सिटी से तो अच्छा अपन छोटी सिटी में, मतलब सिटी में होके भी अपन इतना अच्छा है, मतलब लाइफ एंजॉय करते हैं। चलो, ये डांस का हो गया और बहुत सारे कैरेक्टर्स में से अब मुझे केवल ये बताइए कि ये बहुत सारे नाम थे आपके, और जो आपने पहले शुरू में वर्ड कहा कि आपको ऑलराउंडर कहते थे, उसके बारे में बताओ कि पिंकी से बीना, बीना से कविता, ये ऑलराउंडर कहाँ से आ गया?
वर्ड आपकी लाइफ में? नहीं नहीं, पहले क्या, मैं छोटी थी बचपन में, जब मुझे मेरे माँ बाप ने पिंकी नाम रखा था, तो वो क्या होता है कि जब मैं स्कूल में गई, मतलब बड़ी क्लास में गई, तो 6-7 में थी, तब मैंने, मुझे वो नाम नहीं लगता था कि एक बच्ची आ रही है भगती हुई, पिंकी पिंकी पिंकी। मेरे मम्मी से बोला, मम्मी मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे कुछ चेंज कराना है, कुछ अपने आप में मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मम्मी ने फिर बीना नाम रखा। उस टाइम बीना काफ़ी पॉपुलर था, तो बीना हल्दिया रखा। फिर स्कूल के अंदर क्या है, हम लोग ना बहुत मतलब सब जगह मुझे देखते थे, तो इसलिए बोलते यार ये हल्दिया तो बहुत ऑलराउंडर है। फिर मेरा वहाँ शादी हुई, तो शादी हुई कविता के नाम से, क्योंकि मेरा जन्म पत्री में नाम कविता था, तो वो जो कुंडली वगैरह मिलाते हैं ना, तो वो कविता के नाम से हुई, तो वहां जाके मेरा नाम कविता खुटेटा हो गया। ओके, चलो तब तक आप पानी पियो थोड़ा सा, और मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ। हाँ, अब आते हैं हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर, जो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए बॉस से भी बात करूंगा एक बार। आपकी क्लासेस लगवाना चाहता हूँ मैं तो क्लास लेता हूँ बच्चों की, एक आपकी क्लास, योगा क्लास, क्योंकि ये वही पर्सन है जो बच्चे बोलते हैं आप सर 4 बजे कैसे उठ जाते हो, ये उठते हैं, पूछो इनसे कितने, 3:30 से 3:45 पे, 3:30 से 3:45 के बीच में जो पर्सन उठेगा, तो वो अपने बच्चे को कैसे सोने देगा। तो 4:30-5 के बीच में एक कॉल आता है मम्मी का, फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं मैं उठ चुका हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ। कभी कभी उठता हूँ, कभी कभी नहीं उठता हूँ, बट हाँ 5-5:30 के बीच में उठ जाता हूँ, फिर स्टार्ट हो जाता हूँ मैं अपना काम। हाँ, तो बच्चे लोग, आपको भी ये काम करना चाहिए। और आप मुझे बताओ, हम कब से कर रहे हैं योगा, हम अपने घर में कब से कर रहे हैं? 2000 से 2000 ईयर, जब मैं शायद 12 साल का था, तब से हम स्टार्ट हो गए हैं योगा करना। ओके, तो अब योगा के बारे में बताओ बच्चों को आप। योगा, पहली बात तो योगा क्यों करना चाहिए, क्या चेंज हुआ हमारी लाइफ में ऐसा? मेरी लाइफ में योगा से तो इतना सब कुछ चेंज हो गया। अपने आप को फिट रखना, अपनी सोच, अपना मतलब सब कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाते हो आप योग से। योग करने से आप में उठने की क्षमता, आप में ना सब कुछ पॉजिटिव लगने लगता है। आप योग करोगे, प्रातःकाल उठोगे, आप प्रातःकाल योग करने से ये होता है कि आपके जो सोने के बाद जो आपकी शांत चित्त है, उसमें आप योगा करेंगे तो ईश्वर से आपकी मिलन होगा, बातचीत होगी। योग एक ये नहीं है कि आपको फिट रखता है, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को भी बढ़ाता है, सांस्कृतिक, मतलब कोई सा भी क्षेत्र हो, सब में योग को आपको बढ़ाता है। मैं एक छोटे से बच्चे की बात करूं जो कि अभी 10th 11th 12th में है, और वो अभी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए इतना सारा ब्रह्मांड खुला हुआ है, उसको बहुत आगे निकलना है। फिर क्या होता है, जब उसके मार्क्स नहीं आते तो डिप्रेस सा हो जाता है। तो उसके लिए बताओ आप, उसके लिए योगा कितना इंपॉर्टेंट है? उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। आप ये नहीं कि आप पढ़ना ही नहीं, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठिए, आप अपनी बॉडी के लिए, अपने जीवन के लिए आधा घंटा जरूर निकालिए। योग करने से आप में जो आप पढ़ते हो ना, एक बार में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क की जो नस नाड़ियां हैं वो योग से पूरी खुल जाएंगी। और जब आप पढ़ोगे, टेबल कुर्सी पे पढ़ोगे, तो आपकी जो पीठ है ना वो सीधी रहनी चाहिए, एकदम सीधे रहने से क्या, अपन इस तरह से बैठते हैं तो पढ़ते हैं तो पूरा याद हो जाता है। और योग में भी यही सिखाते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, तो उससे आपका उम्र भी बढ़ती है, बुढ़ापा दूर रहता है, याददाश्त तेज होती है। इसलिए आपको योग में आधा घंटा सिर्फ टाइम निकालिए, फिर आप देखने आपका कितना चेंज होता जाता है, आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो बायो के स्टूडेंट हैं इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 माइंड होते हैं। नंबर 1, एक तो हमारा जो माइंड है जो हम बोलते हैं, एक दूसरा माइंड होता है बैकबोन। बैकबोन जो जितनी सीधी रहेगी उतना ज्यादा आप एक्टिवली वर्क कर पाएंगे। ये तो मैं बोलता हूँ, मेरी क्लास में बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, मैंने कहा तुम डॉक्टर बनोगे क्या यार, अभी ऐसी वो पैर ऊपर रख लेंगे, टेबल पर टिका लेंगे ऐसे। मैंने कहा ऐसे तो हम कभी बैठे ही नहीं, आपने हमें कभी बैठने दिया ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको, मतलब ये बच्चे जब छोटे थे, मैं छोटे बच्चों से जब से टेबल कुर्सी पे बैठाती हूँ। टेबल कुर्सी से क्या आप एकदम मतलब सीधे होके बैठ पाते हो, और आराम से पढ़ने में भी ध्यान रहता है ना, नींद आती है, क्योंकि टेबल कुर्सी पे पढ़ोगे तो आपको नींद कहाँ से आएगी। आजकल के जो बच्चे हैं बिस्तरों में घुस के, रजाइयों में घुस के पढ़ते हैं। तो मेरे यहाँ भी जो टैलेंट रहते हैं, मैं उनको भी यही शिक्षा देती हूँ, बेटा ऐसे नहीं, टेबल कुर्सी पे मैंने आपको दी है, उस पर बैठ के पढ़ो। बोलते हाँ आंटी आप सही कह रहे हो, इससे हमको बहुत एनर्जी आती है। अभी हमारे घर में, जो कि हमारा होम टाउन है, गंगापुर सिटी, वहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूट के जो कि नीट और जेई के बच्चे हैं, वो पढ़ाई के लिए रहते हैं, तो कुछ किराएदार रहते हैं, ऐसे बोल दो, जो किराए पर रहते हैं, उन बच्चों की बात कर रही है मम्मी, उनको भी ये नहीं छोड़ते, नहीं आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो मैं तुमको कैसे छोड़ दूंगा,
तो मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो सुन लो, आपको कैसे पढ़ना है ये आपको मैंने बता दिया। एक चीज और कि ये जो आपने बोला है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, आपने बहुत कुछ तो कर दिया। आपने जो हमारे अंदर जो बीज डाले हैं कि आपको अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है, कि आज इतना अच्छा करना है, बच्चे मुझसे कल पूछ भी रहे थे सर आप तो पार्टी करोगे ना। हम तो आजकल बच्चे पार्टी का मतलब समझते हैं, पार्टी मतलब क्या है, हम वो पार्टी नहीं करते। तो आप बताइए कि वो हमारे अंदर संस्कार आए कहाँ से? वो संस्कार आए, एक तो आते हैं स्कूल से आते हैं, और एक घर से आते हैं, और माता पिता से आते हैं। बाहर तो बात की चीज है, क्योंकि पहला बच्चा, पहली सीढ़ी घर होती है। बच्चे माँ बाप होते हैं, माँ होती है, बाप होते हैं, वो जो संस्कार देते हैं ना, वो ही आगे आपके नींव होते हैं। फिर उसके बाद स्कूल आता है, स्कूल में जो संस्कार पड़ गए ना, वो जिंदगी भर चलते हैं। क्योंकि हमने इनको आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाया। मैं पहले जयपुर शहर से आई थी, तो वहां पर इंग्लिश का ज्यादा वो था, तो मैंने अपने पेरेंट इनको फादर इन लॉ को बोला कि इनको इंग्लिश मीडियम में डालना है। तो उन्होंने बोला नहीं, अपने यहाँ हिंदी मीडियम है, अपन भारतीय हैं और आरएसएस के लोग हैं, तो अपन इंग्लिश को क्रिश्चियन लोगों में जानेंगे नहीं। तो इस सेकंड में उन्होंने फिर हिंदी मीडियम आदर्श विद्या मंदिर में इनको पढ़ाई की। इसमें मैं एक वर्ड जोड़ना चाहूंगा कि पहले के जो लोग थे ना, वो थोड़ा सा ये मानते थे कि मतलब इंग्लिश मीडियम में डाल दिया तो एक पर्टिकुलर दूसरे ऑरा में या दूसरे धर्म की चीजें सीखने में। मैं ये नहीं, आज नहीं मानता हूँ। हाँ, आज नहीं है, वो चीज पहले थी, पहले वो थी। तो वो सोच बता रही है मम्मी कि आप इंग्लिश मीडियम में मत डालना, इसको हिंदी मीडियम में डालना। तो वो हिंदी मीडियम में डालने के चक्कर में वो आरएसएस बोल दो, अब आप उसको देशभक्ति बोल दो, वो आदर्श विद्या मंदिर बोल दो, आर्य समाजी भी थे ना, हम लोग आर्य समाजी भी है। तो आर्य समाज के ऊपर तो बहुत लंबा लेक्चर चल जाएगा, तो उसके लिए बाद में बात करेंगे। चलो एक बार बच्चों के लिए, बच्चों को कैसे अपना आज का, जैसे मैंने आपको यदि मेरी कोई बात याद हो कि मैं 10th और 12th में कैसे पढ़ता था, इस बारे में मैंने अभी पहले डिस्कशन नहीं किया है। आपके मन में जो आया ना वो बोल दो, लाइव जा रहा है। ये जब पढ़ता था तो इसमें ये था कि मुझे आईआईटी में निकलना है, आईआईटी में पढ़ाई करनी है। तो ये अपने आप अपनी सेल्फ पढ़ाई करता था। उस टाइम पहले इतने नहीं थे, कोचिंग जा रहे हो आप, फाउंडेशन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नहीं। ये स्टेट लेवल का ही, सारे जगह सब स्टेट लेवल था, तो वो पढ़ता था। और फाउंडेशन के लिए ये बुक्स लेके आता था आईआईटी की, इसने खरीद ली थी। वो जब ये बोर्ड वाली जो परीक्षा, वो 12th बोर्ड की जो बुक्स होती है, उसको पढ़ने के बाद जो टाइम बचता था उसको यूटिलाइज करने के लिए वो आईआईटी की जो बुक्स थी वो पढ़ता था। और वो पता है पढ़ाई इतना करता था कि मैं उसको ये सोचती कहीं ऐसा नहीं, मतलब जो एग्जाम टाइम होते थे 12th के 10th के बोर्ड के, तो वो पढ़ता रहता था सुबह 4 बजे तक। और फिर मैं कहती अरुण बेटा सो जा, सुबह 7 बजे पेपर देने जाना। बोले मम्मी बस अभी मैं बस थोड़ा सा पढ़ लूं। तो मुझे ये चिंता लगी रहती थी, मैंने कहा कहीं ये नहीं, मैं जग जग के देखती रहती थी। पहले के बच्चों में यही रहता था, वो एनर्जी आई है संस्कारों की। तो आप योग करो, आज का आपका वातावरण अच्छा हो, और माँ बाप का कहना मानो। जी इन बच्चों ने हमारे माँ बाप का कहना माना कि नहीं बेटा पढ़ना है, कुछ करना है, तो इन्होंने किया। सबसे पहले माँ बाप को अहमियत दो। माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहते। आप कहीं भी जाके देख लो संसार में, यदि आपको ऊपर जाना है, ऊपर तक जाना है, माँ बाप का आशीर्वाद के बिगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और पढ़ाई में जब भी आप पढ़ाई करो, भगवान का नाम लेके पढ़ो, फालतू चीजें मत रखो, मोबाइलों को मत रखो, अपने पास दूर रखो, और बस माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा तो आप अपना सीढ़ियां बढ़ते चले वैसे ये सारे बच्चे मोबाइल पर ही वीडियो देख रहे होंगे और इसके बाद रख देंगे मोबाइल, आई होप सो। तो बच्चों बात सुनी तुमने। 10th के बाद मेरा थोड़ा सा ड्रामेस्टिक चेंज हुआ कि मैंने 11th और 12th हमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी। ओके, तो वो मेहनत मैं चाहूँगा कि आप लोग भी करें। अब एक पॉइंट और, क्योंकि मेरे साथ मैंने अभी कुछ दिन पहले एनालिसिस भी किया कि है ना, कुछ पेरेंट्स मुझे मिले और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और बहुत सारे पेरेंट्स ने, पेरेंट्स आजकल के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। या तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं उनको मतलब ही नहीं है, या कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको बहुत ही मतलब है। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी है उनको मालूम है कि मेरा बच्चा अच्छा है बेकार है, मुझे तो इसको ये करवाना है। उनको बोलते नहीं है बच्चे को, पेरेंट टीचर से बोल देंगे कि हाँ देखो हमको तो ये करवाना है, हमको दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन हो तो मत हो। तो ना तो वो कई लोग ना तीनों कैरेक्टर हो गए, कुछ ज्यादा प्रेशर डालने वाले, कुछ कम प्रेशर डालने वाले, और कुछ मॉडरेट। आप क्या चाहते हो पेरेंट्स कैसे बने? पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चे की क्या होप है, क्या आशाएं हैं।
मैंने कई ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हैं उनको यही समझाया कि पहले उसकी इच्छा को देखो कि ये क्या बनना चाहता है। मेरे एक रिश्ते में थी एक लड़की, उसके ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था और उसकी मम्मी बोलती थी मैं तो इसको डॉक्टर बनाऊंगी। तो मैंने बोला कि नहीं, आप इसको इसकी ड्राइंग के अंदर करो। आज वो इतनी अच्छी ड्राइंग में माहिर हो गई क्योंकि उसको उस चीज में इंटरेस्ट था। इसलिए बच्चों को ये देखो, माँ बाप को ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में। आप अपनी उसके ऊपर थोपो मत कि नहीं तेरे को यही डॉक्टर बनना है, नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है, नहीं तुझे को आईएएस बनना है। नहीं, उसकी इच्छाओं पे करो। आप उसको गाइडेंस कर सकते हो, नहीं बेटा देखो ऐसे नहीं, इसमें ये चीज है। आप गाइडेंस दो ना, प्यार से बच्चों को एक फ्रेंडली बात करो तो आप देखोगे कि आपका बच्चा खूब अच्छे से ग्रोथ करेगा। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ हैं, इतने अच्छे मतलब मोबाइल के अंदर। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल मत देखो, आप अच्छी चीजों के लिए देखो, पढ़ाई के लिए देखो। हमें भी अब इस टाइम कुछ भी नहीं मिलता, हमें जड़ी बूटियों के मामले में मालूम करना होता, कुछ होता है फट यूट्यूब पे जाके फट सर्च कर लेते हैं और उसमें आ जाता है। तो अच्छी चीजों के लिए आप, हर चीज के एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव के लिए आप है ना, इसके पॉजिटिव काम लेने के लिए ही मोबाइल का यूज करो, पढ़ाई के लिए करो, आपको कुछ जानकारी चाहिए उसके लिए करो, गलत चीजों के लिए नहीं। फेसबुक पे देख रहे हैं फालतू 2-2 घंटे मतलब देख रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आकर यदि कुछ पेरेंट्स देख रहे हो तो मैं चाहूंगा यदि आपको कुछ बात अच्छी लग रही हो तो इसको वीडियो को शेयर करें, और ऑब्वियस कुछ लोगों का भलाई होगा। और हम वीडियोस बना भी रहे हैं। वैसे हमने जो स्क्रीन जो पीछे चल रही है लाए तो हम इसलिए थे कि हम उस पर कुछ अच्छी नॉलेज देंगे, पर ठीक है हम उसको अब इस तरह से भी यूज कर रहे हैं। चलिए एक और बता दो बच्चों को। ये नहीं, तो क्रिकेट मेरा क्रिकेट का शौक कहाँ से आया? ये क्योंकि क्रिकेट का शौक इसको ही आया कि मैं बहुत स्पोर्ट्स में थी, मुझे भी खेल का बहुत शौक था। तो मैं बच्चों को हर चीज में कहती थी नहीं बेटा पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट में भी लीजिए, आप स्पोर्ट में भी भाग लीजिए। पहले उस टाइम में पढ़ाई पे इतना फोर्स नहीं होता था जितना माँ बाप आज पढ़ाई पे फोर्स करते हैं, नहीं पढ़ाई करो, खेल कूद में नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी कहाँ से होगी? फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, जब उसी से तो सब कुछ होता है। आजकल के बच्चे मोटे क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पढ़ना और खाना, तो बैठे रहते टेबल कुर्सी पे या पलंग पे बैठे रहते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए उनको क्या है, फिजिक मतलब क्रिकेट वगैरह सब में बच्चों को बोलना चाहिए थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालिए, आप खेलिए, बाहर जाइए। तो उसे कहता है आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा माइंड फ्रेश होता है, फिर आपको पढ़ाई में भी मन लगता है। मैं क्रिकेट कितना खेलता था बच्चों को बताओ, उनको लगता है कि मैं बस केवल पढ़ाई में करता था, इसलिए बहुत पढ़ाई की सर ने और इसलिए यहाँ हमको पढ़ा रहे हैं। नहीं, इसको तो बहुत ही ज्यादा क्रिकेट का बहुत शौक था। ये 8th क्लास से इतना खेलता था, बस अपना जैसे स्कूल से आया अपने सो गए, खाना खा के फिर होमवर्क किया और फिर बस बैट बॉल लेके दोनों भाई क्रिकेट में वहां सामने फील्ड में चले जाते थे, फिर खेलते थे। फिर इसने 12th के बाद बोला भी कि मुझे क्रिकेट बोर्ड में जाना। 10th के बाद बोला था। तो हम लोग जयपुर भी गए थे कि कोई एकेडमी ऐसी मिल जाए जहाँ पर पढ़ाई भी हो साथ में वो। तो उस टाइम है ना इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ बोर्ड ये क्रिकेट एकेडमी होती थी। इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में ही क्रिकेट एकेडमी थी और मैं था हिंदी मीडियम का, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं हुआ, तो मेरे को एकेडमी भी ज्वाइन नहीं हो पाई। फिर क्या, इसने फिर अपनी एक लाइन चुन गई थी ना इसको कि इंजीनियर बनना है। फिर उससे उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ, उसने खेल को एक तरफ रख के कि अपनी अब लाइफ को अपना आगे बढ़ाना है। फिर उसने इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद इसने अपने इसको कोचिंग मतलब पढ़ाने का बड़ा शौक था, क्योंकि ये देखा था ना कि इंजीनियर हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो उससे इसको मतलब यार इतना अच्छा ही घुमा लेता है, अपन इंजीनियर बन के क्या घुमा लेंगे। तो ये जब इंजीनियरिंग क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर की छुट्टियां होती थी तो ये आता था, तो हमारे पास में ही कोचिंग थी तो उसमें पढ़ाने जाता था 1 घंटे के लिए, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट था। तो सर भी इसको जो वहाँ के एमडी थे तो प्रमोट करते थे कि ले अरुण आया है तो चल तू 1 पीरियड ले ले। ये बोलता था सर को कि सर मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैं यूटिलाइज करना चाहती हूँ समय को, तो वैसे ये भी बोलता था। फिर ये धीरे धीरे इसको इतना शौक हो गया पढ़ाने का, तो ये हर साल आता था, कभी 2 क्लास कभी 3 क्लास, और इसको बोलता था मेरी तो इनकम भी हो रही है, तो इसको और भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर इसने और ये बात फर्स्ट ईयर मतलब 2006, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर से भी छुट्टियां होती थी तो ये आके क्लासेस लेता 2006। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बात की और बात करेंगे। 2006 लगभग, तो पहले पूछते भी है अरे सर आपको तो इंजीनियरिंग तो 2010 में हुई है, तो आपने एक्सपीरियंस अपना 4-5 साल एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा रखा है? तो मैं उनको बोलता था कि भाई मैं 12th क्लास के बाद से स्टार्ट हो चुका हूँ पढ़ाना। ठीक है वो प्रोफेशनल फील्ड नहीं कहलाता, क्योंकि 12th के बाद आपको जब तक आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेके नहीं आएंगे या बीएससी या एमएससी नहीं करेंगे तब तक वो टीचर नहीं मानते। वो मानते हैं नहीं टीचर तभी हो जाएगा जब वो आप
BSc, MSc, B.Ed या फिर B.Tech करके आप आओ, उसके बाद की लाइफ नहीं, वो नहीं था। चलो एक और पॉइंट है हमारे पास, उसके और बात कर लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने। अच्छा, इसके बाद ये जो था हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसका क्या सीन था कि हिंदी मीडियम में क्यों करवाया, वो तो आपने बता ही दिया। और आदर्श विद्या मंदिर का हमने बता दिया। आदर्श विद्या मंदिर में तो भैया मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपको लगा कि कुछ अच्छे संस्कार मिले वहां से? नहीं, जैसे हम लोग आजकल घर पे नहीं पाते, बच्चे स्कूल से ज्यादा सीख पाते हैं। तो स्कूल में जाके मंत्र बोलना, माँ बाप, मतलब वहाँ पर ये संस्कार दिए जाते हैं। जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल होते हैं, मतलब जो RSS के स्कूल बोला जाता है इनको, तो वहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे स्कूल भी संस्कार की बातें करते हैं। जैसे मेरा एक स्कूल है जो हमारे चलाते हैं, CLC हाँ, वाला। उनके मैंने जो आपके बॉस के बहुत सुने, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना बच्चों को इतना इंकरेज करते हैं, इतनी अच्छी मोटिवेशन देते हैं उनको कि हाँ आप ये करिए, करिए। मैं अरुण को भी यही बोलती हूँ, मैं यार तेरे MD बहुत मतलब मेरे को संस्कारवान लगते हैं, और बहुत मतलब उनका जो मैं सुनती हूँ देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके बारे में एक बात बताना चाहूंगा। एक दिन मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था, है ना, और मैंने क्या देखा कि सामने बॉस बैठे हैं और सारे बच्चे बैठे हैं सामने, और बॉस हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कितना अच्छा माहौल है। मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, ये मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि मम्मी देखो ना यार, मतलब आप 8:30 पे क्लास लेके 9:15 पे बाहर निकले, बॉस हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, सामने बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा यार ये है, दैट्स वाई यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फील होती है। चलो उसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो एक और स्टोरी है मेरी, वो बता दो बच्चों को। मैं एक बार स्कूल से भाग गया था। वो तो बचपन में वो तो सभी बच्चे करते हैं कि इस छोटा बच्चा था, हम वो नहीं होता बच्चों को पढ़ना करना, आप डिसिप्लिन में रखना, आप ऐसे बैठो वैसे बैठो। तो इसने 2-3 बच्चों को थप्पड़ मार दिए होंगे। तो फिर वहाँ के क्या है, टीचर्स मारते तो नहीं बच्चों को, परंतु उन्होंने एक पेड़ से इसको बांध दिया था। इसने जब ये देखा ना कि मेरे को पेड़ से बांध दिया है, उसने फिर देखा कि सर तो चले गए, वैसे ही बच्चे को बांध दिया। इसने खोल के रस्सी और वहां से भाग लिया। तो वहाँ के जो टीचर्स वगैरह थे वो चारों तरफ फैल गए कि बच्चा कहाँ गायब हो गया। फिर वो लोग दुकान पे आए थे, दुकान पे आ गया था। तो वो बोले पापा की शॉप पे आ गया था। फिर ये बोले कि यार ये कैसे आ गया ये बच्चे। उस दिन के बाद वो स्कूल में ही नहीं गया। इसलिए बोलते हैं ना बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। फिर उसने फिर आदर्श विद्या मंदिर में डाला, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहाँ पर इस तरह के दिए। तो अभी तो फिर मैं हमारे फादर इन लॉ ने बोला कि देखो हिंदी मीडियम में अपने जो हिंदी का कल्चर होता है वो कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। एक और बता दो, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई का क्या फायदा मिला? गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो मार्क्स। और एक तो क्या होता है कि माँ बाप के पास आप ये मत सोचो कि पैसा है कि नहीं है। हमारे अरुण के भी जब गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो वहाँ फीस बहुत कम थी। तो कितनी कम पढ़ाई में, हमारे पास इतना खैर उस टाइम तो नहीं था, तो कम फीस में आराम से इसकी पढ़ाई हो गई। और आजकल तो मैं जब सुनती हूँ 1.5 लाख 2-2 लाख फीस में होता है, तो बड़ा वो लगता है यार पढ़ाई में इतना पैसा वैसे जा रहा है। तो इसलिए जो माँ बाप इसलिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आप अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छा अपना वो बनाइए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आपका ही नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा। तो MBBS जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना है, ये फिक्स कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन फिर एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को। आपका जो डेली रूटीन है, मैं बच्चों को काफी ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, ये नहीं बताता कि मेरी मम्मी फॉलो करते हैं। तो मुझे बताओ आप क्या चाहते हो, आपका रूटीन और बच्चों का रूटीन क्या होना चाहिए डेली, मॉर्निंग से इवनिंग तक? नहीं, मैं आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? आइडियल रूटीन होने से कि सुबह आप 4 बजे उठ जाओ और रात को 10 बजे सो जाओ। ये रूटीन तो होना ही चाहिए। दिन में सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने बॉडी को फिट रखना है तो आप प्रातःकाल जितना जल्दी उठोगे, उस टाइम कहते हैं ना अमृत बहता है, वो अमृत यही है कि आपका माइंड एकदम बिल्कुल रिलैक्स होता है। आप जो भी योग करोगे उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको सब याद हो जाएगा और आप एकदम फ्रेशनेस महसूस करोगे। आप खुद करके देखिए, और माँ बाप को भी करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों पे थोप देते हो कि बच्चे ही करें, नहीं, माँ बाप को भी करना चाहिए। तो ये है हमारा बहुत अच्छा एक सिंपल सा पॉडकास्ट। मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी आई हमारे पास, ठीक है, और आना ही पड़ेगा, बच्चे क्यों नहीं आएंगे। तो मैं सबसे बस ये बोलना चाहूंगा, बच्चा लोग यदि कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मोटिवेशन वाली बातें आपको मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। बहुत जल्दी एक और नए पॉडकास्ट के साथ, और मेरे जीवन में जो बहुत सारे कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे।